भारत सरकार के मंत्री मान्यवर श्री रामदास अठवले जी, पूर्व सांसद श्रीमती नीलम सोनकर जी, बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन श्री कैलाश कुमार जी, श्री दास बाबू जायसवाल जी, श्री युवराज कुमार जी, कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर श्री अंशुल गर्ग, यहाँ के श्रीनगर के डीसी श्री अक्षय लाबरू, श्रीनगर के एसएसपी संदीप चक्रवर्ती, अभी जिनको पुरस्कार मिला है ऐसे हमारे पुलवामा के डीसी महोदय, सभागार में उपस्थित सभी पुरस्कार विजेता, देवियों, सज्जन और मित्रों, एक कठिन परिस्थिति में हम सब आज यहाँ इस सभागार में इकट्ठे हुए हैं। पिछले 2 सप्ताह से जम्मू कश्मीर ने अनेक प्राकृतिक विपदाएं झेली हैं, अनेक लोगों की जानें गई हैं, अनेक लोग घायल हुए हैं, अनेक लोग घर विहीन हुए हैं। मैं ऐसे पीड़ित परिवारों के प्रति सबसे पहले अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन, सरकार और भारत सरकार उनके पुनर्वास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और आने वाले दिनों में शीघ्रातिशीघ्र उचित कदम उठाए जाएंगे। आज मैं उन सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं जिन्होंने इंटरनेशनल बुद्धा पीस अवार्ड और भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड प्राप्त किए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली अनेक बहुमुखी प्रतिभाएं आज यहाँ सम्मानित हुई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन प्रतिभाओं के काम से जम्मू कश्मीर और देश के तमाम नागरिकों को प्रेरणा मिलेगी अच्छा काम करने के लिए। मैं बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन और कैलाश जी द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना करता हूँ। कश्मीर घाटी में ये महत्वपूर्ण आयोजन प्रत्येक भारतीय की भारत के मुकुटमणि के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाती है। ये हमारी प्रतिबद्धता और कन्विक्शन है कि जम्मू कश्मीर की तरक्की की रफ्तार को किसी भी स्थिति में हम थमने नहीं देंगे। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पिछले 5-6 वर्षों में जो परिवर्तन हुए हैं वो निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि समाज के कमज़ोर और वंचित वर्ग के सभी लोगों का उत्थान और उनका सम्मान ये जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य मानकर इन 5-6 वर्षों की विकास यात्रा पूरी हुई है और ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि हमारे युवा और विशेष तौर से हमारी महिलाएं, समाज के वंचित लोग विकास के पथ पर आगे बढ़ें और पूरे समाज को सशक्त बनाएं। मित्रों, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन आवाम जानती है कि पहली बार यहाँ सामाजिक न्याय तथा आर्थिक लोकतंत्र मजबूत करके भारत के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आम नागरिक के जीवन को आसान बनाने का प्रयत्न हुआ है। उनके सपनों को साकार करने के लिए शिद्दत से काम किया गया है। साथ ही एक नई मानसिकता, एक नई कार्य संस्कृति और नए पॉजिटिव विचारों को भी ऑक्सीजन और खाद पानी पिछले 5-6 वर्षों में मिला है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्वयं कहते थे कि मनुष्य नश्वर है, उसी तरह विचार भी नश्वर है और एक विचार को प्रचार और प्रसार की जरूरत होती है। जैसे एक पौधे को पानी की नहीं गुंजाइश बनी तो पौधा मुरझा जाता है। आज इस सभागार में उपस्थित अनेक पुरस्कार विजेता अलग अलग क्षेत्रों से हैं, लेकिन वो साहस, सद्भाव, शांति, सेवा और राष्ट्रीयता के लिए काम किए हैं और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विचारों का
अपने अपने ढंग से अपने अपने क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनका योगदान सर्वजन के कल्याण के लिए है। उनका विचार अलग अलग पंथ के लिए नहीं है और यह विचार किसी एक भौगोलिक सीमा में भी बंधा नहीं है, बल्कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैल सकता है। और इसीलिए हमारे देश में वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। पूरी दुनिया को परिवार मानते हुए हमारी संस्कृति ने हर तरह के भेदभाव को समाप्त करने पर सदैव से बल दिया है। हमने ऐसे कर्म पर बल दिया है जिससे पूरी मानवता को लाभ मिले। भगवान बुद्ध ने अपने धम्मपद में कहा भी कि नौतम कम्मम कतम साधु यम कत्वा अनुतप्तति यस्य असमुखी रोदम विपाकम परिसेवती। भगवान बुद्ध हमें ऐसे काम के लिए प्रेरित करते हैं जो सही और न्यायपूर्ण हो और जिस कर्म को करने के पश्चात हमें कोई पछतावा न रहे। बुद्ध का संदेश बहुत ही अनमोल है। शुभ कर्म करने से इंसान सिर्फ समाज और राष्ट्र की ही सेवा नहीं करता, बल्कि स्वयं में भी बदल जाता है। और निजी तौर पर मैं मानता हूँ कि दुनिया के सभी परिवर्तन स्वयं के भीतर बदलाव से ही शुरू होते हैं। और इसलिए जो परिवर्तन शब्द है, इसे हमारे यहाँ हिंदी में प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द कहा गया है, और इसे मैं अंग्रेजी में कहूँ तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। जो खुद अपने में परिवर्तन ला करके समाज को प्रेरित नहीं कर सकता, वो किसी परिवर्तन का वाहक हो नहीं सकता है। मित्रों, धम्मपद के दूसरे श्लोक में भगवान बुद्ध कहते हैं, मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो न सुखम मन्वेति छाया व अनुपायनी। बुद्ध कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति का कर्म और उसके विचार पवित्र हैं तो सुख सदैव उनके साथ वैसे ही रहता है जैसे उसकी छाया उसके साथ रहती है। भगवान बुद्ध ने समाज को एक नया रास्ता दिखाया था। अच्छे विचार और सही कर्म द्वारा व्यक्ति न सिर्फ अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उत्थान कर सकता है, बल्कि समाज और राष्ट्र के रूपांतरण में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। आज वैसी ही कुछ प्रतिभाएं हमारे सामने हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि अपने कर्म और विचार को ठीक से पहचानिए, उसे समझिए और अपने अपने क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण के लिए नया नेतृत्व प्रदान करिए। मेरा दृढ़ विश्वास है कि परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था का सबसे प्रमुख थर्मामीटर है। जब बदलाव शुरू होता है तो उसका असर लोगों को दैनिक जीवनचर्या में दिखाई पड़ने लगता है। आज देश में पहली बार समाज की चेतना और व्यवस्था दोनों में परिवर्तन आया है और लोग महसूस भी कर रहे हैं। आकांक्षी भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। आत्मनिर्भरता के साथ साथ भारत में नया आत्मविश्वास भी जागृत हुआ है और वैश्विक उथल पुथल के दौर में भी भारत ने बड़े धैर्य के साथ लक्ष्य पर निगाहें टिकाई हुई हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे सामने चुनौतियां नहीं हैं, कई फ्रंट पर और कई तरह की चुनौतियां हैं। इस मुद्दे पर अपनी बात रखने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप खुद विचार करिए कि विश्व में कितने ऐसे देश हैं जिनकी ज़मीन से वसुधैव कुटुंबकम जैसे आदर्श मानवता के लिए निकले हैं। ऐसे कितने देश हैं दुनिया में जो पूरी दुनिया को एक परिवार मानकर चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में भारत एक अकेला देश है जो इस दिशा में पूरी सृष्टि का मार्गदर्शन कर रहा है। 5000 वर्ष पूर्व अथर्ववेद में हमारे ऋषियों और मुनियों ने कहा, जन बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माण पृथ्वी यथोकसम। अर्थात यह पृथ्वी जिस पर विभिन्न विश्वास और चेतना के लोग एक शांतियुक्त घर के समान रहते हैं, वह पृथ्वी हम सभी को सुख दे। आप कल्पना कीजिए, 5000 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने यह मूल मंत्र और जीवन जीने की यह शैली हमें सिखाई थी। आज बहुत से देश
दुनिया में ऐसे हैं जिनकी सभ्यता मुश्किल से 500-600 साल पुरानी है, जो 600-700 साल पहले तक बर्बर हुआ करते थे, गरीब थे, जहाँ सभ्यता विकसित ही नहीं हुई थी। उनकी तुलना हजारों वर्ष पुरानी भारत की सभ्यता से हो नहीं सकती। इसलिए हम सब की और आप लोगों की विशेष रूप से जिम्मेदारी है कि समाज को अपनी सभ्यता और अपनी विरासत पर गर्व करने की प्रेरणा आप सब दें। मेरा मानना है कि समाज में बदलाव की पहली शर्त है कि नागरिकों का मन बदले, उनके भीतर अपनी क्षमता, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास का जन्म हो। और इसकी शुरुआत अब देश में हो चुकी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पुरुषार्थी भारत का चित्र स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है और उसके साथ ही सांस्कृतिक आध्यात्मिक मूल्यों का पुनर्जागरण का काल भी प्रारंभ हो गया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि परंपरा के साथ आधुनिकता और एकता के साथ विविधता को मिलाते हुए हमारा देश मानवता को सुखद भविष्य के रास्ते पर आगे ले जा सकता है। और आज बुद्धा पीस अवार्ड और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड विजेता के रूप में अनेक ऐसे व्यक्तित्व स्वयं यहाँ मौजूद हैं जो सामाजिक उद्देश्यों को जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाकर काम कर रहे हैं। मित्रों, मैं मानता हूँ कि जीवन जीने की सबसे बड़ी कला वह है जिसमें दूसरों की भलाई भी शामिल हो। हमें समाज को यह संदेश देना है कि नैतिकता के रास्ते पर चलते हुए ही सेवा जैसे सामाजिक मूल्यों को हम संरक्षित रख सकते हैं। मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। कावेरी नदी के किनारे एक रिटायर्ड टीचर, अवकाश प्राप्त अध्यापक, उन्होंने घर बनाया था। अपना ज़्यादातर समय पढ़ने और लिखने में गुजारते थे। कुछ समय पश्चात नदी के किनारे लंबी लंबी जंगली घास उग गई और वो अध्यापक, वो टीचर घास फूस से टोकरी और हैंडीक्राफ्ट के कुछ सामान बनाना जानते थे। उन्होंने बनाना शुरू किया। उनको लगा कि कुछ समय उस कला की साधना के लिए भी निकाला जा सकता है। फिर सुबह उठते थे, रोज घास काट कर लाते थे, सुंदर टोकरी बनाते थे। उन्हें टोकरी की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए प्रतिदिन टोकरी बनाकर कावेरी नदी में बहा देते थे। जंगली घास से टोकरी और अन्य हैंडीक्राफ्ट के सामान बनाकर नदी में बहाने का यह सिलसिला करीब 2-2.5 महीने तक चला। एक दिन सुबह अध्यापक के टीचर के मन में विचार आया, ये बेकार का समय मैं टोकरी बनाने में व्यतीत कर रहा हूँ और उसका कोई उपयोग करता नहीं हूँ, नदी में बहा देता हूँ, इससे कुछ हासिल भी नहीं हो रहा है। अगले दिन से उन्होंने टोकरी बनानी बंद कर दी। एक सप्ताह बाद सुबह नदी के किनारे घूमते घूमते वो दूर तक गए। उन्होंने देखा कि वहाँ एक बूढ़ी वृद्ध महिला नदी के किनारे बहुत उदास बैठी थी। उस टीचर ने उस महिला से पूछा कि आखिर आप इतनी दुखी क्यों हैं? उस महिला ने कहा कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, बिल्कुल अकेली है। पिछले 2 महीने से उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ गया था। प्रतिदिन नदी में बहकर सुंदर टोकरी और हस्तशिल्प के कुछ सामान आते थे, जिसे मैं उठाकर लाती थी और बेचकर अपना गुजारा करती थी। लेकिन अब उन सामानों का आना बंद हो गया है और इसलिए मेरे सामने जीवन यापन कैसे होगा, इसकी एक नई चुनौती खड़ी होगी। उस महिला की बात सुनकर टीचर के आंखों में आंसू आ गए। जिस काम को वो बेकार समझ बैठे थे, उसने एक वृद्ध महिला के जीवन को रूपांतरित कर दिया था। वह बिना कुछ कहे वापस लौटे और फिर से टोकरी और हस्तशिल्प के सामान बनाना शुरू किया और फिर से नदी में प्रवाहित करते थे। मित्रों, जब निस्वार्थ भाव से हम कोई काम करते हैं तो उसका लाभ समाज में किसी न किसी को जरूर मिलता है। उस काम को करते हुए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उससे हमारा हित क्या होगा, बल्कि ये सोचना चाहिए कि दूसरों के जीवन में इससे क्या बदलाव आएगा। बुद्ध के जीवन का एक संस्मरण मुझे याद है। आप सब जानते हैं कि महापरिनिर्वाण के पहले महात्मा बुद्ध ने अपना समय उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर कुशीनगर में बिताया था।
उनके शिष्य आनंद के मन में सवाल उपजा था कि आखिर भगवान ऐसे छोटे शहर में क्यों आकर रुक गए। बुद्ध ने आनंद के प्रश्न का जवाब दिया और कहा कि आनंद, इंसान को एक उपलब्धि प्राप्त करने के पश्चात रुकना नहीं चाहिए, बल्कि उसे आगे बढ़ना चाहिए ताकि पूरी दुनिया की मदद हो सके। आप सभी को भगवान बुद्ध के इन शब्दों को स्मरण रखते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने इस देश को जो संविधान दिया, मैं समझता हूँ कि आज हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे सशक्त लोकतंत्र है, तो उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की बड़ी भारी भूमिका है। विकसित भारत की यात्रा में आप सबको योगदान देना है। समाज की सेवा करते हुए शांति और सामंजस्य के मूल्यों को जन जन तक कैसे पहुंचा सकें, मैं ऐसे अवार्ड विजेताओं से मैं आग्रह करूंगा। और मैं फिर से एक बार सभी पुरस्कार विजेताओं को हृदय से बधाई देते हुए आयोजकों के प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हुए और माननीय मंत्री जी का अपनी ओर से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से हृदय से स्वागत करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।